अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों की तारुफ से पहले आज के मौजूआत का तारुफ आपसे करवाते चले। आज हमारा पहला मौजू होगा मकबूजा मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने जो एक और काम किया था कि वहां पे नॉन कश्मीरी को 18 लाख के करीब जो डोमिसाइल्स जारी हुए थे, उसके बाद कश्मीर की मर्दमशुमारी जो कि ड्यू हो चुकी थी अपनी डेट के साथ, उसके इल्तवा का ऐलान कर दिया है। ये जो मूव है, ये इस हवाले से भी मीनिंगफुल हो सकती है या इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है कि इस वक्त उनके जो यूनियन का कैपिटल है दिल्ली, वहां पे सिख मुजाहिरीन जो हैं और किसान मुजाहिरीन उन्हें कहना चाहिए, सिख मुजाहिरीन नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसके अंदर दूसरे सूबों के भी किसान शामिल हैं। किसान मुजाहिरीन जो है वो अपने राइट के लिए, जो कि फंडामेंटल राइट है ट्रेड का, जो दुनिया के अंदर एक यूनिवर्सल राइट माना जाता है कि अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए किसी भी शख्स को कानूनी काम करने का हक है और ज़राअत गैर कानूनी काम नहीं है। उस हक के लिए मुजाहरा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और बहुत लंबी जद्दोजहद है उनकी और अभी तक वो वहां पे डटे हुए हैं और लाखों की तादाद में है वो। शायद उससे बौखला के उनकी यूनियन हुकूमत ने ये इकदाम किया है, या उनकी एक जो रवायती एंटी माइनॉरिटीज स्ट्रेटजी है उसके तहत ये हुआ है। लेकिन ये इकदाम ऐसा है कि जिसका तजिया भी किया जाना चाहिए और इसके मनफी पहलुओं को और मुस्बत पहलुओं को अगर हैं तो उजागर भी किया जाना चाहिए। ये आज का हमारा पहला मौजू है जी। और दूसरा मौजू है जी, आज कौमी असम्बली, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर हंगामा आराई हो गई अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। और हुकूमत ने जो थी वो कोरम की निशानदेही कर दी और जिसके बायस कौमी असम्बली का इजलास जो था वो मुलतवी हो गया। बाहर निकल के दोनों पार्टियों ने अपने अपने बयान दागे और स्पीकर साहब जो हैं, जो खुद भी स्टे पे चल रहे कायम काम स्पीकर तो मेरे ख्याल वही थे, तो उन्होंने जनाब इसके खिलाफ जो है जो हंगामा करने वाले मेंबरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। अब देखिए किन किन के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन बहरहाल बदमस्गी हुई, पहली दफा शायद ये हो या एक आध दफा पहला वाकया हो जब हुकूमत ने कोरम की निशानदेही की हो। और नॉर्मली हुकूमत ये किया करती है कि वो अपने अरकान को, जब उसने इजलास मुलतवी कराना हो तो अपने अरकान को हल्की सी आंख करा देते हैं गुजरा और वो निकल के बाहर चले जाते हैं। और फिर जो होती है वो हुकूमत का कोई एक मेंबर कोरम की निशानदेही कर देता है। लेकिन आज तो बकायदा लड़ाई हुई थी, हाथापाई हुई थी। और उसके बाद फिर उन्होंने धरने से कहा कि को हम जा रहे हैं और वो वाकआउट भी कर गए। सुनने में यही आया है। क्या हुआ इसके हवाले से हम बात करेंगे। ये आज के हमारे दो मौजूआत हैं और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चले। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब। इस तारुफ के मोहताज नहीं है, आप दिफाई तजिया निगार हैं लेकिन पाकिस्तान के कौमी अमूर के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। अखबारात में इनके कॉलम भी छपते रहते हैं और अक्सर ये इंडिया के चैनल्स पे भी पाए जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने बहुत का। शुक्रिया सर, और थैंक यू वेरी उनके मच फॉर साथ है हैविंग। हमदम दरीना जनाब अरसलान रशीद भट्टी साहब, सीनियर सहाफी तजिया निगार हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में इनकी वजह से बल रौनक रहती है, बल्कि बाद लोग कहते हैं कि मूंछों की वजह से रौनक रहती है। बहुत शुक्रिया असलान भट्टी साहब। और हम दोनों के हमदम दरीना जो है सैयद साबर शाह साहब, साबर शाह रिसर्च के नाम से, रिसर्च सेल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इन्वेस्टिगेशन एडिटर है रोजनामा जंग लाहौर में। आप उनकी खबर जो है डिटेल वाली किसी भी मौजूद पे खबर आप अक्सर रोजनामा जंग और दिन न्यूज के फ्रंट पेज पे मुलाहिजा करते हैं। जब वो खबर लिखते हैं तो कमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद साबर शाह साहब का भी तशरीफ लाने का। कश्मीर और ब्रिगेडियर साहब क्योंकि बहुत नजर रखते हैं तो इन्हीं से शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इन्होंने मूव की है, ये मर्दमशुमारी के इल्तवा की मकबूजा कश्मीर में, क्या ये दिल्ली की बौखलाहट है या जो असली साजिश चली आ रही है उसका शाखसाना? रजी साहब, ये दोनों चीज़ें हैं। इस वक्त भारत के अंदर जो हालात हैं उसका कुछ इंट्रोडक्शन आपने दिया और मेरा ख्याल इस तरह के हालात आज से कोई मेरा ख्याल 10-11 साल पहले वहाँ किसानों ने पहले भी हड़ताल की थी। लेकिन ये जो आज कि कल कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको दिल के आपका दिल
दहल जाता है कि दिल्ली के अंदर औरतें ज़मीन पर लेट गई थी कुछ गवर्नमेंट के ट्रैक्टर्स को और ट्रेलर्स को रोकने के लिए, तो उनके ऊपर ट्रैक्टर और ट्रेलर्स जो है चढ़ा दिए गए और सारी सड़क जो है खून से नहाई हुई है। और इस तरह जो कल इंडियन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह जो बंकर्स बनाए जा रहे हैं, जो सड़कों के दोनों साइड पे कॉन्सेंट्रीना वायर लगा के और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की जा रही है, तो उससे ये लग रहा है कि सिखों को, या सिख तो नहीं, बाकी लोग भी बिहार से भी आए हैं, कर्नाटक से भी आए हुए हैं, तमाम वहाँ पे किसान जमा हुए हैं, तो उनको चारों तरफ से घेर के और उनके ऊपर या तो उनकी किलिंग का मंसूबा है, उनको अरेस्ट करने का मंसूबा है। तो इन हालात के अंदर जबकि वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट और जो इंडियन आर्मी की एडिशनल यूनिट्स को जो कॉल किया है, तो अब दिल्ली से लेके जम्मू तक फौज वहाँ पे लगी हुई है, वो चाहे कश्मीर को के ऊपर कब्जा करने के लिए हो, या दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए हो, या लोगों को मारने के लिए हो, औरतों की अस्मत दरी करने के लिए हो। अब इन हालात में आपको मरदमशुमारी के लिए एक फेयर तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में फेयर मरदमशुमारी तो हो ही नहीं सकती। आपने पहले ही बताया कि कितने लोगों को आगे रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स और रेजिडेंट चीज़ें इशू कर दी गई हैं और उसको वो मैनिपुलेट करेंगे, इसलिए कि वादी में जो आबादी का तनासुब है मुसलमानों का, वो अभी तक भी अपना पिछली रिपोर्ट्स आने तक भी वो कोई 92% के करीब था। हाँ, जम्मू में जब आप आते हैं तो वहाँ 63% है, जब दोनों को मिला लेते हैं तो गालिबन 68% या जिस तरह आपने मेंशन वो हो जाता है। अब उसमें आप ये तो तवक्को करें ना, ये तो सोचे ना कि उसके अंदर कोई फेयर मरदमशुमारी होगी, क्योंकि रेजिडेंस के लिए जैसे आर्टिकल 370 जब एनएल किया, 35A एनएल किया, उसका मतलब था कि उसके अंदर एक कदगन लगा दी गई कि जो लोग 71 से पहले या 71 के बाद इसके आए हैं उनको उस मरदमशुमारी में या उस पॉपुलेशन एक्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ भी फिर ये चीज़ तो आ गई कि अगर आप एक बंदे को 6 महीने पहले एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे रहे हैं या उसको प्रॉपर्टी, तो हाउ कैन वो उसको आप किस तरह काउंट कर सकते हो उस मरदमशुमारी का। तो पहला तो यहीं पे ये जो इशू है ये यहीं पे पहले ही शुरू से ही ये है अपना साजिश हो गई कि आप बाकायदा एक मैनिपुलेशन के जरिए, एक टैक्टिस के जरिए, एक शिपिशनेस के जरिए, एक जो मूजी का खाजा है लोगों को धोखा दे के जरिए आप वहाँ पे मरदमशुमारी करके वह अपना पॉपुलेशन का तनासब कम करने की कोशिश करें। दूसरा, कुछ इंटरनेशनल रिएक्शन भी बहुत आया है, और इंटरनेशनल रिएक्शन जिस तरह आया और जिस तरह खबरें लगी और कश्मीर का जो हाल, यानी अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पिछले हफ्ते छापी थी जिसमें उसने कहा था कि कश्मीर के अंदर जिंदगी का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। अब जब जिंदगी का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं रह गया, वहां पे लोग ही नहीं है, ना शॉप्स खुली हैं, ना इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, ना अदालतें खुली हैं, तो आप मरदमशुमारी किस तरह करेंगे? क्योंकि जब नॉर्मल एक्टिविटी चल रही होती है तो लोगों को आप दुकानों पे भी काउंट करते हैं, घरों में भी काउंट करते हैं, गाँव में भी काउंट करते हैं, अदारों में भी काउंट करते हैं। जम्मू में आप कर लें, रियासी में आप कर लें, जो हिंदू पॉपुलेटेड एरियाज है उसमें आप कर ले, लेकिन जो मेजर वेल ऑफ कश्मीर जिसको आप कहते हैं उसमें आप किस तरह करेंगे? तो ये जो तमाम चीजें, और उसके बाद जैसे दिल्ली के अंदर जो चीजें हो रही है, तो अगर आप एक ओवरऑल एनालिसिस करें और ओवरऑल चीज, तो ये जो दहशतगर्दी की एक फिजा नरेंद्र मोदी ने क्रिएट की थी मजहब को इस्तेमाल करते, और उसी दहशतगर्दी की फिजा में आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनली सिखों को आप सिख काउंट नहीं कर सकते इंडियन पॉपुलेशन में, आपको काउंट करना पड़ता है हिंदू, और इस तरह की बहुत सारी अकलियतें हैं जिनको काउंट, तभी तो हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ी है। अदरवाइज तो अगर सारों को आप सेपरेट कर दे तो मेरा ख्याल हिंदुओं की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कम हो जाएगी, तो मुसलमान और बाकी जो माइनॉरिटीज, तो ये तमाम चीजें जो है ये एक इसके अंदर बौखलाहट भी है, इसके अंदर साजिश भी है, और वो साजिश जो है वो भी बौखलाहट का जरिया है, वो भी बौखलाहट की वजह से है। एक बात सुन लीजिएगा, देखिए कल एक खबर थी, रूस के एक वफद आया हुआ था दिल्ली के दौरे पे, तो उन्होंने कहा कि अगले 6 माह से 1 साल में, यानी कि इसी साल के अंदर अंदर वो जो उसका सिस्टम है SU वाला, रॉकेट वाला सिस्टम जो है डिफेंस का, वो प्रोवाइड कर दिया गया है जी, वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब और अमेरिका की तरफ से उससे अगले दिन बयान आ गया उसी रात को ही कि अगर वो सिस्टम इंडिया ने लिया तो हम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, जैसी कि इससे पहले टर्की के ऊपर भी लग चुकी हैं। ऐसी सूरत में क्या आपको नजर नहीं आता कि इंडिया के लिए जो इंटरनेशनली भी ऑप्शन कम होते जा रहे हैं?
मैंने आपसे ये अर्ज किया ना कि इंटरनेशनली जिस तरह इंडिया, वही मैं आपने कह रहा, साजिश भी बौखलाहट, साजिश जो है वो भी बौखलाहट की तरह से की जा रही है। यानी एक वेल प्लान साजिश भी आपको नजर नहीं आती। नी जट रिएक्शन के तौर पे आप हर जगह जो है लोगों को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से जो इंटरनेशनल एरेनास की जो नजरें हैं वो आपकी तरफ नेचुरली फिर होंगी, और कुछ और नहीं है। तो जब यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल का भी बयान आ गया कि जी हम सालिसी के लिए तैयार है, इसका मतलब जो एक मसला छुपा, चाहे वो थ्योरेटिकल बयान है, मैं उसकी प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं देखता क्योंकि उन्होंने इससे आगे कुछ नहीं कहा। तो अगर वो थ्योरेटिकली भी एक चीज डिस्प्यूट के तौर पे अपना कंसिडर हो गई है, तो इंडिया इस डिस्प्यूट को तो छुपाने की कोशिश करता रहा अभी तक। और नरेंद्र मोदी ने अपने ही एक्शन से उस डिस्प्यूट को इंटरनेशनल लेवल पर उजागर कर दिया। तो अब ये जो मर्दमशुमारी का जो ऐलान था, ये भी जब आप मर्दमशुमारी करते तो इस हालात में, जिस हालात में दुनिया इसको कवर कर रही है कश्मीर को, चाहे उसके अंदर फिजिकल स्टेप्स कोई नहीं हो रहे, लोगों की जो ग्रीवेंसेज हैं, लोगों की जो हालत है उसको कम करने के, लेकिन ये तो हो रहा है कि उनको पता है कि इन हालात में जो कश्मीर के अंदर से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के जरिए 8 लाख फौज के जरिए उसमें मर्दमशुमारी नहीं हो सकती, और अगर होगी तो वो मैनिपुलेटेड होगी। तो वो तो आपका मुकदमा पहले शुरू से ही मतलब नेगेटिव में चला गया। आप वैसे आप एक हाई हंड्रेडनेस टेक्निक के साथ जो भी कर लें, लेकिन ये चीजें जो हैं ये रिकग्नाइज अब होना शुरू हो गई हैं, ये हाईलाइट होना शुरू हो गई हैं, तो इनको आप अब दबा नहीं सकते। दूसरा आपने देखा जो अपना दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा। इफ यू गो बैक, अगर आप इंडिया में अपना कोई पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में इतनी लंबी रैली निकली है किसानों की फेवर में, जिसमें सिख्स भी थे, बाकी लोग भी थे, उसमें मेरा ख्याल कोई कम से कम अगर आप ना कर ले तो 4 से 5 हजार गाड़ियां थी जो न्यूयॉर्क की सड़कों पे निकल के आई हैं, वो खालिस्तान का फ्लैग लेके। इसी तरह उनके जो लंदन में ये जो है वो मुजाहरा हुआ है, और लोग जो है अगर आप सोशल मीडिया पे ट्वीट्स उठा के पढ़े तो मेरा पूरी दुनिया से इंडिया को जिस तरह कंडेम किया जा रहा है, जिस तरह जलील किया जा रहा है, और जिस तरह खुद उनके एंकर ने उनको जलील किया, वो रिपब्लिक टीवी का जो गोबर स्वामी है, जिस तरह उसकी जो ट्वीट के जरिए अब कहा जा रहा है जिसको पता, तो ये तमाम चीजें मेरा ख्याल नरेंद्र मोदी को ऐलान करने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि वो साजिश में भी बौखलाहट का शिकार है, कंफ्यूजन का शिकार है, जिसकी वजह से ऐलान कर बैठा और उसको विड्रॉ करना पड़ा। तो मेरा ख्याल है इन हालात में और आने वाले दिनों में मर्दमशुमारी होना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जहां पर रशियन सिस्टम का आपने बात की, वो इंडियन अमेरिकन ने कहा है कि वो सैंक्शन लगाएंगे, उसके पर उस सिस्टम के पैसे तो ये पे कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में वो S-800 सिस्टम जो है रशियन इस कंडीशन में इंडिया को डिलीवर कर सकते हैं। उसके अंदर होगा भी तो वो साल से ऊपर इनकी डील जो है वो जाएगी। और अगर जो बाइडेन ने कहा है तो आई विश वो इस चीज को स्टेट करें। अगर इस किस्म की कोई चीजें होंगी या टर्की के खिलाफ हुई हैं तो इनके खिलाफ भी होंगे। उससे पहले तो ट्रंप ने कहा था, टर्की के ऊपर तो कर दिया था, लेकिन अमेरिका इंडिया के खिलाफ उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन देने को और नहीं है। अब ये आई है तो नेचुरली इसका तो इफेक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर पड़ेगा और इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगी, तो उससे फिर हम बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। उस इकोनॉमिक सैंक्शन से बहुत सारी चीजें और रिलेटेड होंगे, उसमें जो इनके म्यूचुअल प्रोजेक्ट साइन हो गए हैं, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इस किस्म की, वो भी इफेक्ट हो जाएंगी। तो वो $400 बिलियन की डील किधर जाएगी जो अमेरिका की भी फेवर में है, ये अब आने वाले दिनों में इस चीज का जो है आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें खुलेगी तो उसका फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मौजूदा बाइडेन गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर नजरसानी करने का ऐलान कर रखा है जो कि पिछली हुकूमत करके गई थी, बल्कि वो करते भी जा रहे हैं। तो हो सकता है ये भी उनमें से एक इशू हो जिस पर नजरसानी हो सके। साबिर शाह साहब को लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आप इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर बड़ी नजर रखते हैं। जब से वो जो हॉलीवुड की गुलकारा रिहाना है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है इंडिया के अंदर मुजाहरा करने वाले किसानों के हवाले से, तो उसको बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, सदमे की हालत में लिया है इंडिया ने। और रिहाना की स्टेटमेंट या उनका जो ट्वीट था वो तो अननोटिस चला जाता, लेकिन इंडिया ने और जिस तरह इंडियन मीडिया ने और जिस तरह इंडिया के अदाकारों ने जो कि मोदी साहब को पसंद करते हैं, उन्होंने उस पर रिएक्ट किया है। तो मेरे जैसे बंदे को भी फिर रिहाना की ट्वीट ढूंढ के पढ़नी पड़ गई कि उसने क्या क्या दिया। उस बेचारी ने तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात की है सर। फंडामेंटल राइट है किसी भी बंदे का, ट्रेड का, ये यूनिवर्सल राइट्स हैं। हर मुल्क के आइन के अंदर ये अलाउ किए गए हैं। हमारे भी पहले 28 आर्टिकल इसी तरह के राइट्स को ही, आइन के जो आर्टिकल्स हैं वो इस तरह के राइट्स को ही कवर करते हैं। शाह साहब,
तो ऐसी सूरत में जो ओवर रिएक्शन किया है इंडियंस ने, वो कुछ ज्यादा हाईलाइट नहीं कर गया इस इशू को सर? हाईलाइट होने का मसला है तो उनका तो मीडिया बहुत स्ट्रांग है, उनके बड़े कनेक्शंस हैं वेस्टर्न मीडिया के साथ। ऊपर से ये जो सिंगर है रेहाना जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, तो जो ही वो ट्वीट होती है तो उसके बाद वो दिखा देते हैं कि वो एक पाकिस्तानी मिनिस्टर जुल्फी बुखारी के साथ खड़ी है, और उसके बाद वो उस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं कि इसको पैसे देके बयान दिलवाया गया है। खैर, कहने का मकसद ये है रजी साहब के 1890 के करीब जब पहला इंडियन विवेकानंदा अमेरिका गया था, तो उसने अपने ये योगा वगैरह का जो फन था उससे बहुत से एडमायरर्स हासिल किए, और इन्हें 128 सालों में बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की बाहर गई। उन्होंने मेहनत भी की, उनकी एम्बेसीज ने, उनके एम्बेसडर्स ने, उनके डिफेंस और कमर्शियल अटैचीज ने नेशनल अप्रोच के साथ काम किया। अनलीड पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स वो उजागर करते गए इस मसले को। हालांकि 73 साल पुराना मसला है कश्मीर का, यूनाइटेड नेशंस इस पर रेजोल्यूशन दे चुकी है। पहली रेजोल्यूशन 1948 में आई। हमारी पहली जंग इंडिया के साथ 1948 में हुई, जिसका जिक्र बहुत कम करते हैं। बहुत सारे हमारे बेहतरीन आर्मी ऑफिसर उसमें शहीद भी हुए। तो मकसदी इंडिया की साजिशें पहले दिन से जारी हैं। हम सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं, कश्मीर डे मना रहे हैं, कश्मीरी मर रहे हैं। कहने ये बहुत पहले हमें इंटरनेशनल सतह पर ये सारा काम करना चाहिए था। देखिए, आज वो एक इकोनॉमिक पावर है, एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, दुनिया के साथ उसके स्ट्रेटेजिक अलायंस है। सबसे बड़ी बात है वो मुसलमान नहीं है। अब मुसलमान जब नहीं है तो वो सोशली और कल्चरली पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बहुत करीब हैं। उनकी फिल्म इंडस्ट्री ने इस मामले को बहुत उजागर किया और सारी दुनिया में उनकी फिल्में देखी जाती हैं, क्रिकेट टीम में आती हैं, वहाँ इनकी टीमें वहाँ जाती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, कल्चरल कंपटीशन होते हैं। हमारे यहाँ 10-10, 12-12 साल किसी एक वाक़े की वजह से कोई क्रिकेट टीम यहाँ नहीं आती। और दूसरी मैं ये बात मुझे समझ नहीं आती कि अगर रॉ हर चीज में मुलव्वस है और हम जानते हैं तो यार व्हाई डोंट बी पे बैक इन द सेम कॉइन इंस्टेड ऑफ रिबटिंग इंडिया और इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग देम। तो अब ये किसकी जिम्मेदारी है ये मैं नहीं जानता। जब तक हम सिर्फ उनकी ये बात करते जाएंगे कि जी रॉ मुलव्वस है और हम खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे जिस तरह इंडिया लेता है, जिस तरह दहशतगर्दी उसके बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब और सिंध में फैलाई, इनके परवरदा लीडर आज भी लंदन में पनाह लिए हुए हैं। तो डायस्पोरा इनका बड़ा एक्टिव है। कई मैंने यूरोप के शहरों में गांधी के मुजस्मे देखे हैं। अब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन देखे, उनके 25 से 30 लोग बड़ी कलीदी पोजीशंस के ऊपर हैं। हमारे 2-3 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे। अब कलीदी पोजीशंस में जो लोग होंगे व्हाइट हाउस के अंदर बैठे होंगे, यकीनन वो अमेरिकन पॉलिसी को उनके हक में मोल्ड करेंगे। दूसरी बात है बहुत बड़ी मार्केट है, हमसे 8 गुना बड़ी मार्केट है। दुनिया यहाँ कारोबार करती है और मुनाफकत से काम भी ले रही है। बैरूनी दुनिया इनका दोहरा चेहरा भी है, दोहरा मयार भी है। बाकी कसर 9/11 ने पूरी की और मुसलमानों का जिस तरह नाम आता गया 18-20 साल, ये हर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। कईयों के ताने बाने पाकिस्तान से जुड़ते रहे, कई जगह ये बातें ठीक थी, कई जगह ये प्रोपेगेंडा किया गया। मीडिया जो है आपका वो स्वाय कौमी असेंबली की लड़ाई दिखाने के उसके पास काम कोई नहीं, फ्लैश कर रहा है नॉन इश्यूज को। उनका मीडिया जो है उसकी आउटरीच दुनिया में बहुत ज्यादा है रजी साहब। उनका मैंने कहा डिप्लोमेट भी काम करता है, उनका डायस्पोरा भी काम करता है, जो उनके तारकीन वतन है, उनकी तीसरी नस्ल वहाँ जवान हो चुकी है। नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ज़र मुबादला भी बड़ी अच्छी तादाद में मुल्क के अंदर भेजते हैं। हमारे यहाँ ये चीजों में कमी है। अगर कोई ज़र मुबादला भेजना चाहे तो उस पर इतनी कटघन लगा देते हैं कि या वो हुंडी के जरिए भेजता है या वो यहाँ भेजता ही नहीं, या वो जमीनें खरीदते हैं, यहाँ पे तो कब्जे हो जाते हैं। यहाँ कोई एक मसला नहीं है, ये सारे मसले वो हैं जिसमें आपको पाकिस्तानी तारकीन वतन को एक्टिव करना पड़ेगा, उन्हें एम्पावर करना पड़ेगा, उन्हें वोटिंग राइट देने पड़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन होगी असेंबलीज में, वो आते जाते रहेंगे, वो खुशहाल होंगे, कश्मीर का मसला ज्यादा बेहतर उजागर करेंगे। आपकी और मेरे सुबह जुलूस निकालने से अगर तो CNN इसको कवर करे, BBC करे तो बिल्कुल। अगर हम ही ने कवर कर लिया और हम ही ने खबर दे दी तो आप मुझे बताइए कितने मुल्कों में खबर हाईलाइट होगी। प्लीज बी रियलिस्टिक नाउ। अब हर 73-74 साल से हम जस्ट स्पेलिंग आउट द रेटरिक।
कश्मीरियों ने शुरू में हमारा साथ ना दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब जैसा ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, डेमोग्राफी को वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो मर्दमशुमारी को आगे कर देंगे 2-4 साल, तब तक डेमोग्राफी को वो चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो तनासुब है मुसलमानों को, इसको कम करने की कोशिश करेंगे। वैली में इसको 70% तक लाएंगे, जम्मू के अंदर इसको मेरे ख्याल है 68 या 70 से लेकर 50 से नीचे लाएंगे। सिख अभी किसानों के रूप में तो सामने आ रहे हैं, क्योंकि किसान है बहुत ज्यादा सिख इस पंजाब में। खालिस्तान मूवमेंट ने अभी भी पूरा जोर नहीं पकड़ा, खुद खामोश हैं। भाइयों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। एक ऑस्ट्रेलियन, आपको पता है, प्रीस्ट था मिस्टर ग्रीन, उसको और उसके बेटे को गाड़ी में जला दिया गया था। दुनिया उस मसले को हाईलाइट ना कर सकी। हमें हाईलाइट करना चाहिए था, हम ना कर सके। उनके ताल्लुकात ऑस्ट्रेलिया से वैसे के वैसे रहे, वेस्टर्न ममालिक से वैसे रहे। बुद्ध मत के साथ जुल्म हुआ, पारसीज के साथ जुल्म हुआ। उसके बाद देखिए पारसीज की कितनी कंट्रीब्यूशन इंडिया में। जमशेदजी टाटा वगैरह 125 साल से यूरोप और अमेरिका में फिर रहे हैं। उनकी औलादें वहाँ फ्रांस वगैरह में जवान हुई, उनकी कब्रें भी वहाँ हैं। बेतहाशा ऐसी चीजें हैं जिनका मैं इन 5-7 मिनटों में क्या जिक्र करूं। हमारी तो उम्र ही 73 साल है। 73 साल में पहले 10 साल लग गए लूट मार में और 6 वज़ीर आज़म को हटाने में और जाली सेटलमेंट क्लेम हासिल करने में। फिर आ गए मार्शल लॉ, और उसके बाद ये जमहूरी हुकूमतें, इनकी करतूतें आप देख लें कि असेंबली से एक बिल नहीं पास हो रहा, करोड़ों रुपए का असेंबली के बिल का खर्च आता है असेंबली के सेशन का, और बाइकआउट करके घर चले जाती हैं या कोरम की निशानदेही हो जाती है। टीए ने मिलते रहते हैं। यार यहाँ क्या हो रहा है, क्या इन असेंबलियों को करना है जहाँ बिल पास नहीं हो सकता। हुकूमत को भी नहीं पता कि अगर इतनी दलील अक्सरियत के साथ वो हुकूमत करेगी तो कोई बिल पास नहीं होगा। व्हाट सर्विस आर दे डूइंग टू द नेशन? ये आप मुझे बताइए। सवाल बजाय इसके मैं वो रट्टा मजमून पढ़ दूं। शाह जी, इसको दूसरे सेगमेंट में डिस्कस करते हैं कि ये कौमी असम्बली में अगर इसी तरह इजलास मुलतवी होना है तो इसका क्या है। इसमें जरा कश्मीर को समेट लें। भट्टी साहब, अरसलान भट्टी साहब, जो हालात चल रहे हैं मुझे लगता है मशरकी पंजाब में आपकी जमीनें रिकवर होने का वक्त आ गया। वैसे अरसलान भट्टी साहब रही साहब, देखें, कश्मीर का जो मामला है ना, वो उसको हमने 73 सालों में उस सीरियसनेस के साथ नहीं लिया, उस संजीदगी से नहीं लिया जिससे हमें लेना चाहिए था। हमने दावे तो बहुत किए कि हम सपोर्ट करेंगे, मॉरली भी, डिप्लोमेटिकली भी। उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि हम खामोशी इख्तियार करेंगे। हमारे से तो जुमे के दिन खामोशी भी इख्तियार नहीं की गई। अब जो भारत है वो शतरंज में, देखें, शतरंज में वो शख्स जीतता है जो जरा शातिर होता है या जिसकी चालें शातिर होती हैं। तो हमारे साथ यही कुछ हो रहा है कि हम तो बड़ा, एक बात तो तय है कि कश्मीर देर या बदेर वो कश्मीरियों ने ले लेना है उनसे। ये नहीं हो सकता कि वो ना लें। स्ट्रगल उनकी लंबी हो सकती है, मजीद उन्हें कई दिहाइयां लग सकती हैं, लेकिन ले उन्होंने लेना है। लेकिन उसमें उनका सारा जो होगा, उनका हाथ उनका होगा। हमारा सिर्फ इस हद तक है कि हम तो सही तरह उसको उजागर भी नहीं कर सके पूरी दुनिया के आगे। हम उजागर करते तो हम उस चीज को एक्सप्लॉइट करते ना, जिस तरह साबिर शाह साहब कह रहे थे कि उनका मीडिया जो है एक मसले को बहुत अच्छी तरह उजागर भी करता है, उसको एक्सप्लॉइट भी करता है, उसको प्रोपोगेट भी करता है। हम ये तीनों काम नहीं कर सके। लेकिन ये बात जरूर है कि जो आपने बात की मर्दमशुमारी की, क्या ये अच्छा होता कि आलमी जो जमीर सोए हुए हैं या आलमी इदारे जो अभी तक सो रहे हैं, लंबी तान के सो रहे हैं, वो मर्दमशुमारी के बजाय शहीदों की शुमारी कराते? तो फिर तो हम मानते कि जी आलमी इदारे भी हमारे साथ खड़े हैं, ये इस मसले के साथ खड़े हैं। उनका भी दोगलापन है, दोगला चेहरा है, दोहरा म्यार है, दोहरे चेहरे हैं उनके। आगे पीछे, आगे कुछ बताते हैं, पीछे कुछ जाके बात करते हैं। लेकिन हमें कम से कम ये चाहिए कि हम पूरी कौम, बहैसियत कौम, अगर हम बन गए पाकिस्तानी तो हम बहैसियत कौम, हम इतने जरूर असर रखते हैं कि हम कश्मीर का मसला बेहतर तरीके से कर सकें और बेहतर तौर पर उजागर करें, बेहतर तौर पर इसको प्रोपेगेट करें। हम इंडिया के खिलाफ बहुत भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन न जाने हम क्यों नहीं करते। जब हमें पता है कि रॉ मुलविस है कश्मीर के अंदर, मर्दमशुमारी वो क्यों करा रहे हैं, वो बिल्कुल एक शैम है, फेक है काम। उन्होंने सिर्फ उन हिंदुओं को वहां पे शहरियत का उनका साबित करना है कि जी ये तो शहरी है वहां के, इनकी आबादी ज्यादा है। उनको कहां से उठा के वो ला रहे हैं, चाहे वो जातों का मसला नहीं है, हो सकता है उसमें ब्राह्मण भी होंगे, उसमें वो क्षत्रिय भी होंगे, शूद्र भी होंगे और नीच जात के भी लोग होंगे, निचली जात के, लेकिन वो बहरहाल वहां पे आबाद करने के चाह रहे हैं ताकि यहां से मुसलमानों की अक्सरियत खत्म कर कर उसको अपना एक अदद सूबा, जो उन्होंने पहले ही प्लान तो किया हुआ है, लेकिन उसको सूबा बनाने के लिए कुछ उन्हें प्री रिक्विजिट्स पूरे करने हैं। वो मर्दमशुमारी करा के वो प्री रिक्विजिट्स जो है वो रिक्विजिट्स वो पूरे करेंगे
और आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब वो कदम बढ़ा रहे हैं। हम उनके कदम तो शायद ना रोक सकें, लेकिन हम उनकी जो चालें हैं उसका तो कम से कम बेहतर तौर पर जवाब दें ना। हम डिप्लोमेटिकली जवाब दे सकते हैं, हम नहीं देते। हम उनको आलमी फोरम, आलमी इदारों के अंदर उनको हम नंगा कर सकते हैं। हमने कभी नंगा तो बड़ी दूर की बात है, लफ्ज मैं ज्यादा बोल गया, वो शायद हम उनके अब जवाब तो बड़ी दूर का बात है, हम उनकी तरफ जाते ही नहीं है उन कॉरिडोर्स के अंदर जहां पे वो इंडियंस बैठे हुए हैं। हमारा बनेगा क्या रही साहब? हम बहैसियत कौम जब तक यकजान होकर, यक जुबान होकर इस मसले को उजागर नहीं करेंगे, इसको प्रोपोगेट नहीं करेंगे, इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हमारा कश्मीर जो है वो इसी तरह जलता दहकता और खून से रंगा रहेगा। जिस तरह ब्रिगेडी साहब ने फरमाया कि दिल्ली की सड़कों पर लाल हो गई, तो वो लाल ही रहेगा कश्मीर जब तक कि हम उसको सब्ज करने की जानिब अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे। सही सही। बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने। ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर अपने घर की भी खबर लेंगे और कौमी असम्बली के अंदर जो हंगामा आराई हुई है उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर गनफर साहब, अरसलान रफीक भट्टी साहब और सैयद साबर शाह साहब। तीनों अपने शोबे के माने हुए नाम है और दूसरे मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करनी है और दूसरा मौजू है हमारा आज का कौमी असम्बली का इजलास। और वक्त क्योंकि इस सेगमेंट के लिए थोड़ा सा कम है तो अपने पार्टिसिपेंट से गुजारिश की जरा गुफ्तगू को महदूद रखें। ब्रिगेड साहब, कौमी असम्बली का आज इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया और उससे पहले जो पार्टिसिपेंट थे उनके दरमियान हाथापाई भी हुई, नाराबाजी भी हुई, वो भी पोस्टर भी उठा के दिखाए गए। स्पीकर साहब जो है कायम मुकाम स्पीकर थे, मेरा ख्याल वो चीखते रहे, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ चलता रहा। एक बिल पास नहीं हो पाया इनसे सर जब से ये सेशन शुरू हुआ है और आर्डिनेंस पे आर्डिनेंस आते जा रहे हैं, तो ये पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा सर ये सारा अमल? कल रजी साहब टीवी पे एक टिकर चल रहा था कि कुश्तियों के इंटरेस्ट, मतलब कुश्तियों के जो शौक रखते हैं उनके लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में बड़ी खबर पाकिस्तान में दंगल का आगाज। ये वो जॉन सीना आ रहा है जी, जॉन सीना आ रहा है तो दंगल का आगाज। ये भी पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि अपना कौमी असेंबली में हर वक्त दंगल का। अब इसमें क्या कहें, यहाँ वहां पे आपके चुने हुए लोग बैठे होते हैं और इशू जो होते हैं वो अगर कोई डिस्कस होते हैं या होने चाहिए तो वो मेरी और आपकी और जो कॉमन आदमी है उसकी वेलफेयर से उनका ताल्लुक होना चाहिए, उसके ऊपर लॉ मेकिंग होनी चाहिए। एक होता है जो पॉलिटिकल डाइसेंट दरमियान में पार्टीज की होती है, वो अपनी जगह पर कायम रहती है, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन कायम रहती है। लेकिन अगर जो एजुकेटेड सोसाइटीज हैं या जो पढ़ी लिखी कौमें हैं या जो पढ़े लिखे लेजिस्लेटर्स हैं या पढ़े लिखे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उन पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के बावजूद जो कानून साजी है, और या आपको पता है जापान की असेंबली में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं अगर आपने गौर किया हो तो, और बड़ी बड़ी सीरियस लड़ाइयाँ होती हैं, टेबल तक उठा के मारे जाते हैं, ये होता है। लेकिन उन तमाम लड़ाइयों के दौरान ऐसा भी माहौल होता है जब आप एक आम आदमी की वेलफेयर के लिए जो इक़दामात उठाने होते हैं उस पर आप सीरियसली गौर करते हैं और अपोजिशन गवर्नमेंट का साथ देती है, गवर्नमेंट अपोजिशन का साथ देती है। हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों का फुकदान नजर आ रहा है। कभी होता था असेंबली का सेशन ही नहीं होता था, कैबिनेट की इजलास ही नहीं होता था। अभी अगर सेशन भी होता है, इजलास भी होता है, तो उसके बावजूद अब इसके ऊपर क्या कह सकते हैं हम? यही कह सकते हैं कि अल्लाह मियां इनको अक्ल दे, सारों को जो भी हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, जिन पे लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस तफवीज़ किया है और वो अपने अपने हल्कों को रिप्रेजेंट करके वहाँ पहुँचे हैं, तो अल्लाह उन पर रहम करे, उनको अक्ल दे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा तो शायद वो फेवरेबल ना हो। ठीक हो गया। अपना साबर शाह साहब, जो बात आप पहले सेगमेंट में कहना चाह रहे थे वो कह लीजिए। कौमी असम्बली ने अभी तक कितनी कानून साजी की है? सारा तो हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है अवान सदर में, जो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी करती जाती है
और तमाम कानून साजी उसके रास्ते हो रही है और एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी हो रहे हैं बजाय इसके कि आईनी ऑर्डर जारी हो। तो सर फिर सवाल उठता है ना कि फिर ऐसी पार्लियामेंट का क्या फायदा। लेकिन ऐसे पहले सेगमेंट में भी मैं इस बात पे कनेक्ट कर रहा था कि हमारा नेशनल एटीट्यूड क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। भाई हमें नहीं जेब देता कि हम रोजाना की बुनियाद पे असेंबली में लड़ें और रोज उसी असेंबली में आ जाते हैं जिसका खर्चा एक दिन का करोड़ों रुपया है। बाद में कोई आदमी कोरम की निशानदेही करता है तो इजलास खत्म हो जाता है, वरना मारकुटाई होती है खत्म हो जाता है, या कोई बाइकआउट कर देती है पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाता है। होना तो ये चाहिए जो इजलास पूरा ना हो किसी भी वजह से उसका टीएडीए इन लेजिस्लेटर्स को नहीं मिलना चाहिए, नंबर 1। दूसरी मैं बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि असेंबली का कोई फायदा नहीं। 2.5 साल से यहाँ जो कानून नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, अब फिर रोज मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ तो सारी कानून की किताबें मौजूद हैं, जजेस काम कर रहे हैं 73 साल से, वकला लाखों की तादाद में है। यार वो कौन से कानून हैं जो रोजाना बनने हैं? कानून बने हुए हैं बहुत ज्यादा, तो इक्का दुक्का कानून बनाने की जरूरत होती है। कानून की इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला अभी तक हल नहीं हो सका। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ये लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, इनके दरमियान जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इसका मसला अभी तक हल नहीं हो सका। अगर कोई हुकूमत को बेहतर काम करने भी लगती है तो सम हाउ और द अदर किसी नालायक प्रोसिक्यूशन की वजह से या नालायक रिप्रेजेंटेशन की वजह से कोर्ट्स स्ट्राइक डाउन कर देती हैं। उनके अच्छे कामों को भी मैंने ये कई जगह देखा है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कोर्ट्स हियर, somebody has to plead government's case, any government's case very properly before the honorable judges, नंबर 1। नंबर 2, समझ नहीं आती, नैब काम कर रहा है तो वन साइडेड काम करता जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है, मुझे उम्मीद थी कि वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा रिफाइन होगा। उसमें पोजीशन ये है कि या तो 2-2.5 साल बाद उनकी भी किसी मुंतखब हुकूमत से नहीं बनती और वाइसा वर्सा, और अगर बन जाए तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो सपोर्ट भी करते रहते हैं। जुडिशरी का भी समझ नहीं आता कि पेंडुलम किस तरह स्विंग करता है, किसी के हक में किसी के अगेंस्ट। तो यहाँ तो बहुत सारे स्टेट इंस्टीट्यूशन है जो मिलकर मेरा ख्याल हुकूमत बनाते और चलाते हैं। मुझे शायद दोबारा पॉलिटिकल सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेके अब तक और कायद आजम के साथ जो जनरल मुशर्रफी और दूसरा वो जो अंग्रेज था आर्मी चीफ, उनकी हुक्मदुल्ली और उसके बाद अयूब खान की जो आपको पता है जो उन्होंने जो कुछ किया, तो ये सारा कुछ जिया-उल-हक, जनरल मुशर्रफ, उसके बाद ये सियासतदान सो कॉल 2-2 3-3 बारियां ले गए। यार मेरी समझ में नहीं आता ये 5 साल असेंबली चला के करनी क्या है और ये क्या नारा लगाना है कि जी जनरल मुशर्रफ के तहत भी असेंबली 5 साल चली। भाई उसमें भी चौधरी शुजात और जफरुल्लाह जमाली की छुट्टी हुई थी, आपको याद होगा। जी पीपल्स पार्टी की भी चली, भाई उसमें भी यूसुफ रजा गिलानी की छुट्टी हुई थी, राइट और रॉन्ग। अच्छा जी, नवाज शरीफ की भी चली, हाँ जी उसमें नवाज शरीफ की छुट्टी हुई थी। सो व्हेन प्राइम मिनिस्टर कीप ऑन चेंजिंग दे शुड बी चेंज, लेकिन यार किसी तरीके के साथ होते हैं। पहले इनको लाते वक्त इनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ये नहीं हुआ कभी कोई ईमानदार आदमी आया तो वो करप्ट हो गया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं। इमरान खान से मेरी ये तवक्को होती है, अगर इतनी फ्रेल मेजोरिटी के साथ आना था, he should simply have said कि let's go for a re-election. He still has time. He should dissolve assemblies. इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इनकम्बेंसी के फायदे भी कुछ होते हैं, अगर के बहुत सारी चीजें अगेंस्ट जा सकती हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट में आपका हाथ होता है फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। मेरा ख्याल है दोबारा इलेक्शंस कॉल करने चाहिए और देखना चाहिए कि अब मैं किस पानी में हूँ। इफ ही गेन्स द मेजॉरिटी, हेलो तो वेल एंड गुड, जी 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 जी, वरना तो ये किसी भी आदमी से 1 रुपया रिकवर नहीं कर पाएंगे रजी साहब। ना कोई लॉ बनेगा, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन अपना सरी इसमें चले इसको भट्टी साहब से पूछ लेते हैं। जी जी भट्टी साहब, शादी लेकिन ये देखिए, चलिए आपसे मेरी रहनुमाई कर दीजिए। कोई भी इजलास होता है तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे मैटर करती हैं, उनके व्हिप जो होते हैं, चीफ व्हिप जो होते हैं, वो बैठते हैं और बैठ के पूरे इजलास की नोक पलक संवारते हैं और तय करते हैं कि ये लेजिस्लेशन करवानी है। अब उस दिन कहती है जी हम करवाएंगे, और ये लेजिस्लेशन करनी है, ये आप ना करें, इसमें हम मजामत करेंगे। और यूं इत्तेफाक राय करने के बाद वो इजलास का एजेंडा जो है वो स्पीकर के हवाले करते हैं।
और फिर जब इजलास होता है तो उसका मतलब है कि वो उसमें लड़ाई हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अगर बदामी बाग के अड्डे पे जाएं तो पहले अड्डे में चेकिंग होती है, दाखिल होते वक्त आपकी चेकिंग होती है, वो जनाब आपको वो दरवाजे में से गुजारा जाता है, फिर वो आपकी बॉडी की सर्च करते हैं, और ये सारा कुछ जब बस भर के निकलती है तो मुनीदके के पास जाके अंदर से 5 डाकू उठ के तो वो बस लूट लेते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं लगता आपको कि पूरी स्क्रीनिंग के बाद वो देते हैं वहां पे एजेंडा, और वही एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। यार बात ये है रजी साहब, आप जब मकान बनाने जाते हैं, जब उसकी बुनियादी कमजोर हो तो वो मकान कभी खड़ा नहीं रह सकता, साल 2 साल बाद उसमें से नुक्स निकलने शुरू हो जाते हैं। वी आर स्टिल अडॉप्टिंग द सेम सिस्टम। यहाँ स्क्रीनिंग का सिस्टम ठीक नहीं है, जाली डिग्रियों पे लोग निकले, सारे नहीं निकले। यहाँ पे दोहरी शरीयत पे कुछ लोगों को निकाला गया, सारे नहीं निकाले गए। किसी पास ग्रीन कार्ड होल्डर है, वो एडवाइजर बना हुआ है पंजाब में, यानी डुअल नेशनैलिटी होल्डर भी आपके सामने आपने देखा है, सामने आए हैं। फिर मैं क्या कहूँ कि लोगों के इंटरेस्ट बाहर भी हैं, पैसा भी बाहर भिजवाया, यहाँ लूट मार भी की। जब वो लूट मार कर रहे होते हैं, पकड़ने वाला कोई नहीं होता, ताज़ा केस। जब वो निशान मिटाने शुरू कर देते हैं, हम और भी अदर लोगों को पकड़ा जाना शुरू हो जाता है। अब मुझसे पूछे तो ये गुफ्तगू सिर्फ मैं टेलीविजन प्रोग्राम में कर रहा हूँ, मैं अपनी आम जिंदगी में इन बातों को नहीं दोहराता। इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, आई डोंट वांट टू हैव अ हेडेक। ये ऐसा ही चलेगा। ये यहाँ इनकलाब की बातें करते हैं, मैं डर है कोई म्यूटनी ना हो जाए, रातों रात पब्लिक के अंदर कोई अनरेस्ट ना हो जाए। वो कब होगा ये मैं नहीं जानता, अल्लाह ना करे हो, तो लोगों को खुद ही समझ आ जाए। यू आर ट्रैप्ड इन अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। यहाँ रोजाना पेट्रोल बढ़ रहा है और इतनी ढिठाई से पेट्रोल और बिजली बढ़ाई जा रही है, और फिर उस हुकूमत की जानिब से जो कि 400 दफा ये कह चुकी है कि जब ये पेट्रोल या इस तरह की चीजों की कीमतें बढ़े तो समझे हुकूमत महल है या चोर है। आई विश कुछ तो यार कोई मतलब वो शर्म होती है, कोई हया होती है ख्वाजा आसिफ की जुबान में। और ये ख्वाजा आसिफ वगैरह देखें, अब मुबैना तौर पे कब्जे हैं, मैं ये जानता हूँ इन 90% कब्जे बिल्कुल ठीक हुकूमत ने पकड़ा। अदालत और लॉ में इतने लकूने हैं कि अगर 4-6 महीने गुजर गए लोग भी जमानतों पे बाहर आ जाएंगे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो नया पकड़ किसको रही है? वो अफसर जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वो मामूली सियासतदान जिसकी बैक करने वाला कोई ना हो। ये अरबों रुपए के केस हैं यार, पूरा सर्कुलर डेट हम उतार सकते हैं। इनको पकड़े, इनसे रिकवरियां करें, इनकी जायदादों की कुर्की करें, 3-3 दिन इश्तेहार में दें, 20-20 दिन इश्तेहारों में लगा देते हैं आप। क्या यहाँ प्रोसेस हो रहा है? 6 किस्म के कोर्ट हैं, इधर से जमानत हो गई, उधर से कैंसिल करा लो, उधर से कैंसिल हो गई, अच्छा जी चले इधर से ये करा लें, इधर से ये ऑर्डर ले लें, उधर से वो ले लें, महंगे वकील कर लें और जनाब निकलते जाएं। साइकिल चोर जो है वो मेरा ख्याल है बेचारे को 6-7 महीने वैसे सजा होती है, 6 महीने वो जेल से नहीं निकल सकता जुर्माना न देने की वजह से। सो लुक एट दिस इज इनजस्टिस, दिस इज ग्रॉस इनजस्टिस। यू कैन नॉट सर्वाइव विद दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये बहुत ज्यादा ज्यादती होती है। द कॉमन मैन इज गेटिंग स्ट्रेस्ड अंडर इन्फ्लेशन। सही टाइम कम रह गया। सॉरी, भट्टी साहब को भी थोड़ा सा मैंने कहा बोलने का मौका दिया जाए। भट्टी साहब, आज आपके दोस्तों ने गिरेबान पकड़ ही लिए एक दूसरे को। ये पहले दिन से ड्यू था वैसे मेरे ख्याल में, लेकिन आखिरकार हो ही गया सर। 2.5 साल लग गए इस काम में। भाई साहब ये कब नहीं हुआ? अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया जापान का, मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा, ताइवान है, कोरिया है, हांगकांग है, और भी असम्बलीज हैं दुनिया में जहां पर ये सारा मसला होता है। लेकिन वो जब अवामी फलाह की बात आती है तो वो सारे लोग इकट्ठे होकर वोट डालते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस कौमी असम्बली या पिछली कौमी असम्बली में किसने अवाम की फलाह के लिए, उनके मसलों के लिए, महंगाई, तालीम, सेहत, तजारत, मैशियत, माशियत, समाजी, जो भी आप उसको कह रहे हैं, मैशियत है या माशियत है, जो भी उसको कह लें, कौन सा मसला हमारा हल किया? साबिर शाह साहब ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि हम कौमी असम्बली बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। 1 करोड़ तकरीबन कोई 1 करोड़ और 16 लाख रुपया एक दिन का खर्च आता है इस कौमी असम्बली के तमाम बंदों के, जो अगर खराजात निकाले जाएं तो आप देख लें कि जहां 1.25 करोड़ रुपए के तकरीबन खर्च होगा एक दिन का, 10 दिन का होगा तो हम कहां चले जाएंगे? 1 अरब रुपया हम बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह 15, 16, 18 करोड़ रुपए हम लगा देते हैं 10 दिनों में। तो अगर हम 30-40 दिन करते हैं तो हम कितने अरबों रुपए लगाते हैं इस पे 5 साल में? हम हासिल क्या कर रहे हैं इससे? आपने अगर यही कुछ करना है, ऑर्डिनेंसेस ही लाने हैं, तो आप असेंबली को एज उसका जो एक होता है शो पीस के तौर पे इस्तेमाल करें, और लॉ जो है लॉ बनाने के बजाय आप ऑर्डिनेंसेस लेते हैं।
और कब हाथापाई, मुझे बताइए कि ये जो दिखाते हैं ना रईस साहब, ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं ये समझता हूं कि इसको लाइव दिखाना चाहिए, पहले वर्ड से, जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, वहां पे तिलावत कुरान पाक होती है, वहां से लेकर आखिरी वक्त तक ये सारा लाइव होना चाहिए, ताकि कौम को पता चले कि उन्होंने जो बंदे इलेक्ट किए हैं क्या वो इंसान है, कहलाने के भी काबिल हैं या नहीं है, क्या वो वहां पे जाके सही काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्या उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी फलाह में, क्या अवामी बात करते हैं या अवाम की तरफदारी करते हैं या अवाम के लिए कोई महंगाई का इशू उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। तो ये अच्छी बात है वैसे तो, लेकिन ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होना, जबकि आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि सारा कुछ पहले तय होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें यह तय होता है कि हमने इतने दिन का एजेंडा चलाना है, हमने ये बहस करनी है नहीं करनी है या कैसे करना है, लेकिन उसी एजेंडे की कॉपियां जो हैं वो उसी इजलास में, जिसमें सारा उससे पहले वो बात तय होती है, उसी इजलास के में वो फाड़कर फेंकी जाती हैं, हवा में लहरा दी जाती हैं। क्या ये मुहज़्ज़ब कौमों का शार है? क्या ये हम मुहज़्ज़ब लोग हैं? क्या हम कौम बन सके हैं? हमें तो ऐसे शख्स को जो हमारा मसला उठा ही ना सके, हमें उसको वोट नहीं देना चाहिए। साबिर शाह साहब ने कहा जी कि इलेक्शन कराना, शाह साहब की बात बिल्कुल किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन बार बार रईस साहब इलेक्शन कराने का मुल्क मुकम्मल नहीं होता, 30, 40, 50 अरब रुपया लग जाता है इलेक्शन कराने के ऊपर। वही हम अगर कौमी आम बंदे की फलाह के लिए इस्तेमाल कर लें, और खुदारा इनको, मैं तो ब्रिगेडियर साहब के साथ जो दुआ उन्होंने मांगी है कि इनको अल्लाह अकल दे दे, कुछ थोड़ी सी शर्म दे दे, कुछ हया दे दे, और कुछ उनको ये इनके ज़हन में डाल दे कि हम यहां पर अवाम के नुमाइंदे बनकर आए हैं, हम अपने नुमाइंदे नहीं बने हैं, हमने अपना मफाद नहीं देखना, हमने अवाम का मफाद देखना है। तो डेफिनेटली रईस साहब, असेंबली भी चलेगी, निज़ाम भी चलेगा, जमहूरियत भी बेहतर हो जाएगी। जी ठीक है बगैर साहब, इस वक्त खित्ते में बड़ी अहम तब्दीलियां हो रही हैं। अगर आप मुलाहिजा करें तो अफगानिस्तान के अंदर एक दफा फिर अफसर जब नजर आ रही है। कल जो है 3 तारीख को वहां पे 3 धमाके तो सिर्फ काबुल भी हुए ना जी, अगर आपने मुलाहिजा फरमाया हो, कद्दूस के अंदर अलग हुए हैं, 7-8 धमाके एक दिन में हो गए हैं, और उनमें जहां बाग पर शहीद होने वालों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर इसको भी देख लें और जो मिडल ईस्ट के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देख लें, तो हमारी पार्लियामेंट को तो कौम के लिए एक गाइडिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करना चाहिए, इस तरह के मसाइल को ज़ेरे बहस लाना चाहिए, और हम अपनी जाती लड़ाइयों से ही नहीं निकल पा रहे साहब। मैं यही तो अर्ज किया, मैं आपसे आई कैन बेट यू, आप जाके इनसे पूछें, आधे लोगों को अगर पता हो कहीं भी जी मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, 80% को तो पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न विद इट ना। अब जब कंसर्न ही आप नहीं शो करेंगे, और मैंने आपसे कहा ना, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बजा आप रखें, एक दूसरे को जो मर्जी कहें, लेकिन जो कौमी असम्बली का जो फोरम है, यहाँ पे खर्चा तो चले, पाकिस्तान में खर्चा तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना, हमारा तो ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान का पैसा खाओ, लूटो, खर्च करो, जाया करो, उसमें जो मर्जी हो, नोबॉडी इज एब्सोल्युटली बॉदर्ड। ये क्लियर होना चाहिए हमारे अवाम को और लोगों को किसी को ये फिक्र नहीं है कि पैसा कहाँ जाया हो रहा है, किस तरह जाया हो रहा है, क्यों जाया हो रहा है। हाँ, आपकी जात के लिए पैसा जो है वो प्रायोरिटी है कि मुझे TADA भी मिल जाए, बिल भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, पेट्रोल भी मिल जाए, क्योंकि आपने इस मुल्क को और इस मुल्क के लोगों को खाना है। अगर इस मुल्क के लोगों को ना खाना हो तो फिर ये चीजें डिस्कस करें ना, जिनका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा, चाहे वो कायमा कमेटी में डिस्कस हो, चाहे वो आपके कैबिनेट के इजलास में डिस्कस हो, चाहे वो कौमी असम्बली के इजलास में डिस्कस हो। वो पढ़ी लिखी कौमें हो, वो पढ़ी लिखी असम्बली होती है। इसमें वहां वो आपको पता है, आपको कोई शुबा है, आप लाहौर में रहते हैं, कि खोकर ब्रदर्स ने कितना कब्जा किया हुआ था और किस जमीन पे कब्जा किया हुआ था। वो जब जमीन पे आप कब्जा करते हैं, चाहे वो राइट अपना उसको छुड़ाते हैं, वो कौमी असेंबली में खड़े होकर तकरीर कर रहा होता है कि जी हमसे हमारी जमीन ले ली। और भाई तुम्हें किसने राइट दिया है तुम हुकूमत की जमीन पे कब्जा करने का? तुम किसी भी पार्टी के मेंबर हो तो यार ये क्या यहाँ पे क्या ये लुट लगी हुई है? यहाँ पे जो आए जमीन पे कब्जा कर ले, जो आए लोगों को माल खा ले, उससे कोई भी पूछे। अब तो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन आ गई ना, वो कहते हैं जी PTI, लेकिन एक असूल की तो बात करें ना, असूल की तो बात कहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर असूल में आपने जमीन पे कब्जा किया हुआ, जमीन पे किस किसने नहीं कब्जा किया? जो यहाँ पे सबसे बड़ा जमीन पे कब्जा करता है वो प्रेसिडेंट का यार होता है, जाके प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हुआ होता है। तो जब आपकी सोचिए इसका कॉन्सेप्ट को, जब कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है नेशनल प्रायोरिटीज या वो चीजें डिस्कस करना जिनका असर पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पे आएगा, तो फिर किस काम की ये असेंबली?
मुझे बताएं ना किस काम की है असेंबली? ये टीएडीए खाने के लिए असेंबली? बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सैयद साबर शाह साहब और असलान भट्टी साहबान, आप साहब का भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।